नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि क्या भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। देखेंगे भारत ने ठुकराई सिंधु जल संधि बहाली की मांग तो क्या करेगा पाकिस्तान। बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में क्या तुरुप का इक्का है छगन भुजबल। एक नजर डालेंगे भारत की उस मिसाइल पर जिसको रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर वाली टीम के लिए क्या मान गई ममता बनर्जी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के एक घर के बेसमेंट में मिला सांपों का जखीरा, नजारा देख मचा हड़कंप। भारत ने ठुकराई पाकिस्तान की सिंधु जल संधि बहाली की मांग, अब नए सिरे से तय होगी शर्तें। महायुति सरकार में छगन भुजबल की फिर से हुई एंट्री, सुबह 10 बजे ली शपथ तो राजनीति समीकरणों में मची हलचल। उत्तराखंड में खतरनाक बारिश से तबाही के हालात, चमोली के पीपल कोटी में गाड़ियां फंसी, औली और जोशीमठ में भी आफत। बांग्लादेशियों का अड्डा बने अहमदाबाद के चंडोला तालाब में फिर बुलडोजर एक्शन, 8000 अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त। पटना में मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने ऐसे पीटा कि अस्पताल में होना पड़ा भर्ती, फोटो आई सामने। मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर, उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। बेंगलुरु में भारी बारिश से 500 घर डूबे, 3 की मौत। महाराष्ट्र झारखंड में बिजली गिरने से 7 मौतें। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत, डॉक्टर बोले पुरानी बीमारी से जान गई। वहीं सिंगापुर में संक्रमण के 3000 नए मामले आ चुके हैं सामने। यूट्यूबर ज्योति से एनआईए की पूछताछ जारी, टेरर लिंक की जांच। ज्योति के क्लाउड स्टोरेज में रडार और बीएसएफ मूवमेंट के वीडियो भी मिले। भारत पाकिस्तान के बीच आज से होगी रिट्रीट सेरेमनी, बीएसएफ और पाक रेंजर्स नहीं मिलाएंगे हाथ, सरहदों के बीच बंद रहेंगे गेट। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान कई सैन्य और सामरिक घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें चीन की भूमिका बेहद गंभीर रही। चीन केवल हथियारों की आपूर्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि रक्षा सूत्रों के मुताबिक चीन ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को तकनीकी, खुफिया और सामरिक मदद दी। हालांकि चीन ने सीधे तौर पर इसे कबूल नहीं किया है, लेकिन 10 ऐसे सबूत हैं जिसे चीन झुठला भी नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं इन सबूतों को डिटेल में। चीन ने अपने खुफिया सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस, सर्विलांस और आईएसआर डेटा मुहैया कराया। ये डेटा भारत की सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी में इस्तेमाल हुआ। चीन ने पाकिस्तान को हाईटेक HQ-9P एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने में मदद की। यह सिस्टम भारतीय एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए ऑपरेशन किया गया था। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर चीनी सैन्य सलाहकार और टेक्निकल एक्सपर्ट्स देखे गए, जो सिस्टम्स की मॉनिटरिंग और इंटरफेसिंग में सहयोग कर रहे थे। रक्षा सूत्रों का कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक संयुक्त कमांड मॉड्यूल चीन और पाकिस्तान के बीच वर्चुअल लिंक से संचालित किया गया था, जिसमें सामरिक निर्णय लिए गए। भारतीय कम्युनिकेशन और जीपीएस सिग्नल्स को बाधित करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को साइबर तकनीकी सहायता दी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट की लोकेशन डिस्टर्ब करना था। पीएनएस बेस के पास पाकिस्तानी सेना ने चीनी MALE ड्रोन्स का उपयोग किया है। इनकी कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट बीजिंग से प्रदान की गई। भारतीय विमानों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान को चीन की ओर से उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रॉनिक फीड दी गई, जिससे वह भारत की स्ट्राइक लोकेशन का पूर्वानुमान कर सके। चीन पाक आर्थिक गलियारे के तहत कई संवेदनशील उपकरण और रडार सिस्टम रातों रात पाकिस्तान पहुंचाए गए, विशेष रूप से ग्वादर और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र से। चीन ने अपने मीडिया नेटवर्क के माध्यम से भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा।
चीन की मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की डिफेंसिव पोजीशन को सही ठहराने में जुटा रहा था। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है। भारत अब जल संधि को लेकर पुरानी शर्तों पर नहीं मानेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भेजी गई अपील पर भारत सरकार विचार नहीं करेगी। भारत अब इस संधि को दोबारा तय करना चाहता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और भारत के हितों के अनुरूप संशोधित करने का इरादा रखता है। सूत्रों के अनुसार भारत का मानना है कि सिंधु जल संधि सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी थी। उस समय गुडविल और मित्रता के आधार पर तय की गई थी, लेकिन बीते 3 दशकों में पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देकर उस भरोसे को तोड़ दिया है। भारत इस संधि को अब 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार दोबारा रिनिगोशिएट करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक संधि को उस समय की इंजीनियरिंग और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जब ना तो जनसंख्या इतनी थी और ना ही जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां सामने थी। अब बढ़ती जनसंख्या, ग्लेशियरों के पिघलने, नदियों में पानी की घटती मात्रा और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए इस संधि की समीक्षा जरूरी हो गई है। भारत का ये भी मानना है कि पाकिस्तान बार बार रिनिगोशिएशन में भी अड़चन डालता रहा है, जो इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन वह अपने हिस्सों का पानी जरूर लेगा। सिंधु जल संधि एक दीर्घकालिक परियोजना है और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान की ओर से भारत विरोधी कोई गतिविधि ना हो। पाकिस्तान की हालिया अपील को लेकर सूत्रों का कहना है कि भारत अब पुराने ढांचे में वापसी नहीं करेगा। सरकार का रुख स्पष्ट है कि अब जल साझेदारी की बातचीत भारत के रणनीतिक और पर्यावरणीय हितों के अनुरूप ही होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल एक बड़ा और प्रभावशाली ओबीसी चेहरा है। 4 दशकों से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में वे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में अलग अलग भूमिकाओं में सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में वे अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रमुख नेता हैं और अब दोबारा मंत्री पद पर लौटे हैं। ऐसे में उनका सरकार में आना खासकर देवेंद्र फडणवीस के लिए कई राजनीतिक लाभ लेकर आ सकता है। जी हाँ, बता दें कि महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में छगन भुजबल का मंत्री बनना महायुति गठबंधन को कितना और कैसे फायदा पहुंचाएगा, चलिए ये जानते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर कई विवादों में रहे छगन भुजबल को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में जगह क्यों दी और भुजबल की ये नियुक्ति फडणवीस सरकार और महायुति गठबंधन के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय राज्य की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय है। छगन भुजबल न केवल इस समुदाय के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है, बल्कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाल ही में मराठा नेता मनोज जारांगे के खिलाफ मुखर होकर अपनी स्थिति और मजबूत की है। भुजबल की आपसी से महायुति को भी ओबीसी वर्ग का समर्थन मिल सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र जैसे इलाकों में। ओबीसी फ्रंट के जरिए उन्होंने राज्य के ओबीसी नेताओं को एकजुट करने की जो कोशिश की है, उसका सीधा फायदा बीजेपी और महायुति को मिल सकता है। नासिक, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई जैसे क्षेत्रों में भुजबल की मजबूत पकड़ रही है। उनके मंत्री बनने से इन क्षेत्रों में महायुति की स्थिति मजबूत हो सकती है। नासिक महानगर पालिका, औरंगाबाद, मालेगांव जैसे संवेदनशील नगर निकायों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। स्थानीय नेताओं को भुजबल के राजनीतिक अनुभव और जमीनी नेटवर्क का सहारा मिलेगा। छगन भुजबल राज्य की लगभग हर सरकार में मंत्री या उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वे एक अनुभवी प्रशासक भी माने जाते हैं। उनके अनुभव का फायदा देवेंद्र फडणवीस को प्रशासनिक स्तर पर निर्णयों में मिल सकता है। वे विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी में अंदरूनी समीकरण को अच्छी तरह जानते हैं, जिससे रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। छगन भुजबल की वफादारी वर्तमान में अजीत पवार के साथ है और उनका मंत्री बनना यह दर्शाता है कि एनसीपी और बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन स्थायी और मजबूत हो रहा है। इससे सरकार की स्थिरता को लेकर जो शंकाएं थी वे कम हो सकती हैं। महायुति की चुनावी एकता को भी बल मिलेगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना दमखम दिखाया था। वहीं अब भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का स्टार मिसाइल प्रोजेक्ट तीसरे चरण में पहुंच चुका है। इस फेज में मिसाइल को पूरी तरह तैयार करके फ्लाइट टेस्ट किए जा रहे हैं। ये स्टार मिसाइल एयरफोर्स, सेना और नेवी के लिए टारगेट प्रैक्टिस कर सकती है। स्टार मिसाइल सस्ती होने के साथ ही ब्रह्मोस का विकल्प भी बन सकती है। अब बता दें कि DRDO इंजीनियर की ओर से तीसरे चरण में मिसाइल के सभी हिस्सों जैसे नेविगेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और इंजन को जोड़कर पूरी मिसाइल बनाई जाती है। फिर इसे युद्ध जैसे स्थिति में कई बार उड़ाया जाता है। इस टेस्टिंग से पता चलता है कि मिसाइल कितनी सटीक, प्रभावी और भरोसेमंद है। टेस्टिंग के बाद मिसाइल से जुड़ी सारी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए और बेहतर किया जाता है। स्टार मिसाइल में ये भी जांच की जा रही है कि ये मिसाइल हवाई और जमीनी उपकरणों के साथ बिल्कुल ठीक से काम करती है या नहीं। अगर सारे टेस्ट सफल होते हैं तो DRDO मिसाइल का लिमिटेड प्रोडक्शन शुरू कर सकता है, जिसे आर्मी ट्रेनिंग और आगे की टेस्टिंग के लिए उपयोगी करेगी। बता दें कि स्टार मिसाइल को जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। बता दें कि स्टार मिसाइल आधुनिक मिसाइलों की तरह तेज स्पीड से उड़ने और उनके व्यवहार की नकल करने की क्षमता रखता है। यह मिसाइल तकरीबन 3062 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। ये डायरेक्शन भी तेजी से बदल सकती है। इसका डिजाइन अलग अलग मिशन और जरूरतों के मुताबिक आसानी से बदला जा सकता है। ये मिसाइल हवा से हवा में या हवा से जमीन पर हमला करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल दुश्मन के रडार को तबाह करने की प्रैक्टिस में भी मददगार साबित हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया के सामने रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में TMC से अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। जी हां, सूत्रों का कहना है कि TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को भेजने पर सहमत हो गई हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस प्रतिनिधि मंडल से दूरी बना ली थी। खबर यह भी थी कि उन्होंने यूसुफ पठान को भी जाने से रोक दिया था। मोदी सरकार की इस टीम में यूसुफ पठान का नाम शामिल किया गया था। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद इस मामले में ममता बनर्जी से बात की थी। उन्होंने TMC की तरफ से प्रतिनिधि को लेकर फैसला लेने की अपील की थी। ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के भारत के रुख को सामने रखने के लिए गठित केंद्र के बहुदलीय राजनयिक मिशन का बहिष्कार नहीं कर रही है और केंद्र से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर अपने प्रतिनिधि भेजेंगी। TMC ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिनिधि मंडलों में पार्टी के उम्मीदवार का फैसला केंद्र को नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर अनुरोध हमारे पास आता है तो निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर सकते हैं। हम हमेशा केंद्र सरकार की नीति का समर्थन करते हैं। अगर कुछ खास होगा तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल हम केंद्र सरकार के विचारों और उनके द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को किसी पार्टी के प्रतिनिधियों को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ देश की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के रुख को सभी के सामने रखने के लिए पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों या ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले सशस्त्र बलों के अधिकारियों को विदेश भेजना चाहिए। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव ने संवाददाताओं के सामने दोहराया कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय हित, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने और संप्रभुता की रक्षा करने में मामलों में सरकार के साथ खड़ी हुई है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हालांकि जहां तक संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का सवाल है, केंद्र एक तरफा फैसला नहीं कर सकता कि किस पार्टी से किसे चुना जाए। उन्हें नाम मांगने होंगे और सभी राजनीतिक दलों, खासकर विपक्षी खेमे के साथ व्यापक विचार विमर्श की व्यवस्था करनी होगी। डायमंड हार्बर के सांसद ने कहा था कि अगर पार्टी से संपर्क किया जाता है तो तृणमूल निश्चित रूप से अपने सदस्यों को प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भेजेगी। बता दें कि केंद्र जो टीम बनाई है उसमें कांग्रेस से शशि थरूर, JDU से संजय झा, BJP से रविशंकर प्रसाद, DMK से कनिमोझी और NCP-SP से सुप्रिया सुले का नाम शामिल है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।